हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए साइंस का क्लास 10 चैप्टर 8 लेकर आया हूँ। जीव जनन कैसे करते हैं, टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। जनन क्या है, जनन के बारे में देखेंगे। किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप अथवा सनातन का उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनक होता है, एक लैंगिक जनक होता है। फिर देखेंगे डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में पाया जाता है। जनन की प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर देखेंगे। डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। डीएनए गुणसूत्रों के रूपों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अतः डीएनए द्वारा अपने जैसे ही प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, ऐसे ही डीएनए के प्रतिरूपी द्वारा होता है। इसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए की मात्रा संतुलित बनी रहती है। विभिन्नता का महत्व। जनन क्षमता का उपयोग कर जीव परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अवरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। लंबे समय तक प्रजाति का उत्तर जीवित बनाए रखने में उपयोगी। दूसरी का पॉइंट, जैव विकास का आधार। एकल जीवों में जनन की विधि। विभिन्न जीवों में जनन की विधि उनके शारीरिक अविकल्प पर निर्भर करती है। अलैंगिक जनक क्या है? इस प्रकार के जनक में केवल एक ही जीव सनातन उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार के जनन एकोष्कीय जीव कुछ प्राणियों तथा पादपों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन की अनेक विधियाँ हैं, द्विखंडन, बहुविखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, पुनरुद्भवन आदि। विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव टुकड़े में टूटकर नए जीवों का निर्माण करता है, विखंडन कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है। द्विविखंडन, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में कोशिकीय दो भागों में बढ़ जाती है। प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रोसेस को हम द्विविखंडन कहते हैं। 2 नंबर पॉइंट देंगे बहुविखंडन। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्लमेरिया परजीवी में अत्यधिक ताप तथा गति से बचाने के लिए अपने चारों ओर पुटी बनी होती है। इसका केंद्रक तथा कोशा द्रव अनेक बार विभाजन करके अनेक पुत्री कोशिकाएं बना लेता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर पुटी की भांति फट जाती है तथा नन्हे जीव बाहर निकल जाते हैं। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। हाइड्रा तथा प्लमेरिया जैसे सरल भागों प्राणी को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। मुकुलन। कुछ जीव जैसे ईस्ट, हाइड्रा आदि के शरीर से एक छोटी कलिका निकलती है। इस कलिका में जीव द्रव एवं केंद्रक का भाग भी होता है। अतः यह कलिका मृत जीव से पृथक होकर नए जीव का निर्माण करता है। कायिक परिवर्तन क्या है? कायिक परिवर्तन कुछ ऊंचर पौधों में जनन का एक अलैंगिक विधि है। अनेक पौधे में ऐसी कायिक संरचनाएं पाई जाती है जो मृत पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए आलू के कंद, ब्रायोफिल्म एवं केलियोपर्न, अदरक में प्रकंद, अरबी में धनकंद आदि होता है। नेक्स्ट देखेंगे बीजाणु जनन। अधिकांश कवकों और जीवाणुओं में अलैंगिक जनन की सबसे समान विधि बीजाणु निर्माण है। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा आदि में कभी कभी केंद्रक कला कई स्थानों पर टूट जाती है और इसके केंद्रक में स्थित क्रोमैटिन कण टूटकर अपने चारों ओर जीवद्रव एकत्र करके जीवाणु बनाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अवकरण के फटने पर बीजाणु बाहर निकलते हैं तथा अनुकूलन करके नए जीव बनाते हैं। अनेक पौधे जैसे
शैवाल, कवक, लाइकेन आदि में बीजाणु का निर्माण अनुकूलन तथा प्रतिकूल दोनों ही मौसमों में होता है। ऊतक संवर्धन क्या है? पौधे के किसी ऊतक या अंग का संवर्धन करके नए पौधे का निर्माण करना ऊतक संवर्धन कहलाता है। लैंगिक जनन देखेंगे। जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा जीव युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिनके मिलन से नई संतान का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। किसी जाति समूह में पाए जाने वाले विभिन्नता उपजाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दोनों जीव पहले युग्मक का निर्माण करते हैं, जिनमें डीएनए की मात्रा पैतृक कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक हो जा सकती है। जब नर एवं मादा युग्मक आपस में संयुक्त करते हैं तो युग्मक का निर्माण होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आवृतबीजी के जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं: बाहल दल, दलपुंज, पुंकेश और स्त्रीकेश और पुष्पांग, जननांग, जिनमें जन कोशिकाएं होती है। एक लिंगी पुष्प क्या है? जब पुष्प में केवल एक जननांग पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर ही उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। जैसे पपीता, तरबूजा आदि एक लिंगी पुष्प कहलाता है। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जब पुष्प में स्त्रीकेतर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होता है तो उसी को उभयलिंग पुष्प कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में गुड़हल, सरसों आदि। नोट: पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। ये प्रायः पीले रंग के गोल संरचना है। पुष्प के छूने पर हाथों पर पीले रंग का पाउडर सा लग जाता है। वे परागकण ही होते हैं। स्त्रीकेसर पुंकेसर के पुष्प के केंद्र में उपस्थित होते हैं तथा ये मृदा जनांग कहलाता है। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं: आधारीय फूल हुआ, अंडाशय मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र जो प्रायः चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में कोशिकीय होता है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय कोशिका मदा से संचालित हो जाता है। कोशिकाओं में इस युग्मन तथा निषेचन से युग्मज बनाता है। पुष्प के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। बाह्य दलपुंज: यह पुष्प के सबसे बाहर की ओर स्थित होते हैं। यह कलिकावस्था में पुष्पीय अंगों की रक्षा करता है। दूसरी का पॉइंट। दलपुंज: ये विभिन्न रंगों के होते हैं और परागकण के लिए कीटों को आकर्षित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट। पुंकेसर: ये पुष्प के नर जननांग है। पुंकेसर के परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। स्त्रीकेसर: यह पुष्प के मादा जननांग है। इसमें अंडकों का निर्माण होता है। स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर देखेंगे। स्वपरागन और परपरागन में डिफरेंस। स्वपरागन का फर्स्ट पॉइंट, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं। परागकण में क्या होता है? एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें परागकणों को नष्ट होने की संभावना कम होती है, जबकि परपरागन में इसमें परागकणों की नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। स्वपरागन का तीसरा पॉइंट, इसमें उत्पन्न बीज कम ओजस्वी होती है। तीसरा पॉइंट, परपरागन इसमें उत्पन्न बीज अधिक ओजस्वी होती है। चौथा पॉइंट, इस क्रिया में विभिन्नता की संभावना कम होती है, जबकि परपरागन में इस क्रिया में विभिन्नता की संभावना बढ़ जाती है। मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है ये देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि आय के साथ मानव शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। कक्षा 2 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है। इस दौरान दूध के दांत गिर जाते हैं और अस्थायी दांत निकल जाते हैं। इन सभी परिवर्तन को एक समान क्रम वृद्धि में समूह वृद्धि कर सकते हैं। नर जनन तंत्र, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिका का निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। मानव नर जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग है: वृषण, वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, शीशन। वृषण क्या है? पुरुष में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैले जैसे रचना वृषण कोश में स्थित होते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर अनेक अत्यधिक पतली तथा कुंडली नलिकाएं होती है। इसमें स्थित शुक्रजनन कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रियाएं
तथा शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अधिवृषण अधिवृषण वृषणों के ऊपर स्थित अति कुंडलित नलिकाएं होती है। शुक्राणु वृषण से इन नलिकाओं में आते हैं। शुक्रवाहिना अधिवृषण का अंतिम छोर एक संकरी नली में खुलता है, इसे शुक्रवाहिना कहते हैं। दोनों ओर की शुक्रवाहिना उदर गुहा में प्रवेश करके शुक्राशय से मिल जाती है। शुक्राशय यह थैलोनुमा रचना होती है। शुक्रवाहिना उदर गुहा में पहुंचकर मूत्रनली के साथ लूप बनाती हुई शुक्राणु में खुलती है। शुक्राशय में शुक्राणु एकत्र होता है। शुक्राशय में पोषक तरल स्रावित होता है। शुक्राणु सहित इस तरल को हम वीर्य कहा जाता है। मूत्र मार्ग शुक्राशय एक संकरी नली के द्वारा, जिसमें स्वलेखन नलिका कहते हैं, मूत्राशय के संकरी मार्ग में खुलता है। पुरुष में मैथुन क्रिया के लिए मूत्र मार्ग एक मांसल अंग शीशन में उपस्थित होता है। बाद में यह एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, इसमें मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। सहायक ग्रंथियां उपयुक्त अंगों के अतिरिक्त पुरुषों में प्रोस्टेट, काउपर्स तथा पीनियल ग्रंथियां उपस्थित होते हैं, जो अपने स्रावित वीर्य में स्रावित करती है तथा शुक्राणुओं की सुरक्षा करती है। मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं: अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग, बार्थोलिन ग्रंथ। फर्स्ट देखेंगे अंडाशय। स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय होता है। यह अंडाकार भूरे रंग की रचना है, जो उदर गुहा में गर्भाशय में दोनों ओर एक एक करके स्थित होता है। अंडाशय में अनुजनन की क्रिया द्वारा अंगगुणित अंड का निर्माण होता है। अंडवाहिनी दोनों अंडाशय के समीप स्थित झालरदार भूमिका में एक अंडवाहिनी निकलती है, जो मध्य भाग में फैलोपियन नलिका कहलाती है। दोनों ओर की नलिका गर्भाशय के ऊपरी भाग में खुलती है। गर्भाशय क्या है? गर्भाशय एक मांसल रचना है, जिसकी ऊपरी भाग चौड़ी तथा निचली भाग संकरा होती है। दोनों ओर की अंडवाहिनी गर्भाशय के चौड़ी भाग में ऊपर की ओर खुलती है। योनि गर्भाशय के निचली भाग एक संकरी तथा लचीला मसाल नलिका में खुलता है, जिसे योनि कहते हैं। मैथुन के समय पुरुष का वीर्य इसकी नलिका में स्वखालित होता है और गर्भाशय भूमिका मुखिका से होते हैं। शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पहुंचाता है। भग योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है, जिसमें भग कहते हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसके दोनों ओर दो मसाल ओष्ठ होते हैं। दोनों ओष्ठों के जोड़ने के स्थान पर ऊपर की ओर एक भग विशेषण कहलाती है। बार्थोलिन ग्रंथि यह एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित करती है। यह तरल पदार्थ मैथुन को सूक्ष्म बनाती है तथा शुक्राणुओं के जीवाणुओं से रक्षा करती है। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है? यदि अंड कोशिकाओं का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की प्रति माह तैयार करती है। यह अतः इसकी अंतभीति मांसल तथा स्पंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसे पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती है। यह परत धीरे धीरे टूट जाती है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है तथा इसे रोजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिन तक की होती है। जनन अवस्था लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भाधारण की संभावना सदैव बनी रहती है। गर्भाधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है, और यदि वह गर्भाधारण के लिए तैयार नहीं है तो इसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण को रोककर स्वास्थ्य को बनाए रखना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। गर्भधारण रोकने के लिए रोधक विधियाँ, इसमें कंडोम तथा डायफ्राम का प्रयोग किया जाता है तथा युक्त शुक्राणुओं को अंडाणु से मिलने में रोधक का कार्य करती है, जिसे निषेचन नहीं होता है। रासायनिक विधियाँ सगर्भता को रोकने में महिलाएं 2 प्रकार की गोलियों का उपयोग करते हैं, मुखीय गोलियां तथा योनि गोलियां। ये गोलियां शुक्राणु तथा अंडाणु को निष्क्रिय कर देता है। तीसरा पॉइंट सल विधियाँ, इस विधि में पुरुष नसबंदी या स्त्री नसबंदी कराई जाती है। चौथा अंतः गर्भ निरोधक विधियाँ, चिकित्सा द्वारा कॉपर टीका रोपण गर्भाशय के अंदर करने से गर्भधारण क्रिया नहीं रहती है। चलिए, ये क्लास 10th का साइंस का शॉर्ट और MCQ था। टॉपिक का नाम जीव जनन है।
जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। थैंक्स।